जो दीप्ति के साथ हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत लोगों के मेरे पास इंस्टा पे डीएम आए हैं कि नितिन, कहानी में डर कम लेकिन आंखों में आंसू आ गए थे। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी दीप्ति की चल रही है और जिसे कह सकता हूं कि इंसानियत वास्तव में धीरे धीरे गायब होती जा रही है। इस कहानी में ये चीज पहले पार्ट में तो आपको पता चल गया था, लेकिन ये जो दूसरा भाग है और फाइनल पार्ट है, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो ठीक थी, प्यारी थी, सज्जन थी, सबकी मदद कर रही थी, एकदम से उसमें ये बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। इसने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ जो हुआ एक्सपेक्टेड नहीं था, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। जो इसके साथ घटना घटी बहुत बहुत ज्यादा गलत थी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूं, कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे ये लाइक है, शेयर है, कमेंट है, इन्हें देख लीजिए। अगर आपको कोई पसंद आता है तो दबा दीजिएगा और यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, इसे भी दबा लीजिएगा अगर आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊंगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। पिछले भाग में दीप्ति को हम सभी ने खो दिया था। ये एक ऐसी दुर्घटना का शिकार हुई जिसमें ये लोग मदद कर सकते थे। ठीक है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, कुछ ही दूरी पर अस्पताल था। अरे तुम्हें उसकी ज्वेलरी चाहिए थी, सोना चांदी हीरे जो भी उसके चाहिए थे आप ले लेते, लेकिन उसे अस्पताल तो पहुंचा देते। वो कौन सा आपसे वापस मांग रही है या शिकायत कर रही है? लेकिन नहीं भैया, उसे तड़पता हुआ सड़क के किनारे फेंक कर ये गाड़ी आगे बढ़ गई। इस गांव की गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी पूरे गांव में सिर्फ एक के पास है, आप जानते हो, वो जो बड़े साहब हैं गांव के, मुखिया जी। और हाँ, होने वाले दूल्हा जो साहब हैं उनके पास थी गाड़ी। खैर वो इस गांव के हैं नहीं, वो तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बेचने आए थे, अपने खेत वगैरह बेचने आए थे। होता क्या है कि इसे साइड में फेंक कर वो गाड़ी तो निकल गई। इसका इंतजार कर रहे थे कुछ गांव के लोग, जिन्होंने वादा किया था कि बेटा मेला सब लोग एक साथ चलेंगे। जब उन्हें इंतजार करते हुए 15-20 मिनट हो गए तो वो वापस पंडित जी के पास आते हैं। पंडित जी से पूछा कि अरे कहाँ है दीप्ति, हम उसका इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, मेला फिर खत्म हो जाएगा, क्या फायदा है, हमें कल आना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि उसे गए देर हो चुकी है, और हाँ मैं भूल गया, वो हो सकता है कि अम्मा जी के घर गई हो, जिनको वो दवाई देती है रात को, आप उनके घर चले जाओ। अब ये सभी लोग, देखिए इसे कहते हैं एक दूसरे की परवाह करना। अब ये गुस्से में जा रहे हैं दीप्ति को डांट लगाने कि बेटा हम तेरी वजह से लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी, और हमने तेरे से वादा किया है कि मेला एक साथ जाएंगे। अम्मा जी के घर पहुंचे। अम्मा जी ने कहा कि दीप्ति मुझे दवाई खिलाकर जा चुकी है, काफी देर हो गई है, अभी तक तो उसे तुम सबसे मिल लेना चाहिए था। अब ये जो भाई साहब हैं जो दीप्ति को ढूंढ रहे हैं, जिस जिससे मिल रहे हैं उससे एक ही बात पूछते हैं, दीप्ति को कहीं देखा? पंडित जी के पास गए थे, फिर अम्मा जी के पास गए, तो यहाँ इन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि इनके ठीक पीछे 20-25 लोग चलने शुरू हो गए। दीप्ति को कहीं देखा? दीप्ति कहाँ है? दीप्ति को किसी ने देखा? भाई साहब, मेला जो घूमने गए हुए थे लोग, उन तक भी समाचार पहुंच गया कि दीप्ति को गांव में ढूंढा जा रहा है, दीप्ति मिल नहीं रही है। वो अपना मेला छोड़कर भागकर वापस आए और गांव में ढूंढ मच गई। सब अपने अपने घर से लालटेन, टॉर्च, जिसके पास जो सुविधा रही वो आकर ढूंढने लग गया। दीप्ति गांव में मिलेगी कैसे, वो तो वहां पड़ी है ना। गांव की शुरुआत में एंट्री पर साइड में झाड़ियों के पास उसे फेंक कर वो लोग तो चले गए। और ऐसे कोई हाईवे पे जाकर थोड़ी ना ढूंढता है कि क्या पता हमारी दीप्ति को कोई गाड़ी घसीट कर ले गई हो, है ना, ऐसा किसी के मन में नहीं आया। अब ये सभी लोग इंतजार करे जा रहे थे, तभी एक बच्चे ने कहा कि वो बैठी दीप्ति दीदी। अब सबने उस बच्चे की तरफ देखा और पूछा कि कहाँ कहाँ बैठी है बेटा, बता। तो कहते, पेड़ के पास मैंने बैठी हुई देखी है। ये पेड़ पीपल का था। अब सब लोग भागकर उसके आसपास आए। बेटा मजाक नहीं करते, इस वक्त दीदी को ढूंढना जरूरी है। वो कहाँ गई? उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं क्या जानता नहीं हूँ दीप्ति दीदी को? हाँ दीप्ति दीदी थी और मैंने देखा है।
अच्छा, तू ये बता सकता है कि अभी फिलहाल तेरे को कहाँ दिख रही है? अब उसने मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर कॉर्नर में बैठे देखा। अरे, ये दीप्ति दीदी क्या खेल रहे हो हमारे साथ? आपको सब लोग ढूंढ रहे हैं। अब सब गांव वाले उस बच्चे की तरफ देख रहे थे कि बेटा अभी तेरे को दोबारा दिख रही है दीप्ति? उसने कहा हाँ, वो सीढ़ियों के पास बैठी है। पंडित जी ने कहा एक एक काम करेगा बेटा, उसे बोल कि मंदिर के अंदर आ जाए, वहां पर बैठकर बात करनी है। हाँ पंडित जी। दीप्ति दीदी, पंडित जी कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर चले जाओ, वहां बैठकर आपसे बात करनी है। पंडित जी ने पूछा वो क्या कह रही है, कुछ बता सकता है? नहीं दीदी, डरा रही है, उन्होंने गुस्से में मेरी तरफ देखा और मना करा है। पंडित जी ने कहा कि दीप्ति हम सबका साथ छोड़कर जा चुकी है और ये उसका प्रेत दिख रहा है। सब लोग यहाँ पर एकदम निराश हो गए, उदास हो गए, और कुछ लोगों को पंडित जी पर गुस्सा आया कि क्या बात कर रहे हो आप, सिर्फ बच्चे की बात में आकर कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, आप ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन पंडित जी क्या बोल रहे हो, सोचो तो सही, हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारी दीप्ति के लिए आप ये कैसे बोल सकते हो? उन्होंने कहा दीप्ति को सब लोग जितना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्या मैं नहीं करता? मैंने ही दीप्ति को पूरे गांव में सबसे पहले देखा था, और मैं ही ये बात बोलता हूं कि दीप्ति हम सबका साथ छोड़कर जा चुकी है। आप कैसे कह सकते हो? हम ढूंढेंगे और वो मिल जाएगी। उन्होंने कहा हाँ, मिल जाएगी, लेकिन जिंदा नहीं है वो। गांव में एकदम ऐसा माहौल हो गया, मतलब डर किसी को नहीं कि दीप्ति है, प्रेत बन गया और ये सब, डर किसी में नहीं था, लेकिन सबका मन बहुत ज्यादा उदास हो गया। इत्तेफाक कैसा रहा कि मेला घूमने दीप्ति के जो होने वाले पति थे वो भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। वापस लौटते में न जाने हाईवे से कैसे गांव में इतनी इन्हें भीड़ दिख गई। उन्होंने अपनी गाड़ी गांव की तरफ घुमा ली। जैसे ही उनकी गाड़ी देखी तो पंडित जी ने सभी से कह दिया कि इनसे अभी कुछ कहना नहीं, ऐसा ना हो कि बात कुछ बिगड़ जाए, और पहले हम दीप्ति को ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा लेकिन पंडित जी वो होने वाला पति है, उसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसे ही वो गाड़ी आकर रुकी और वो लोग बाहर उतरे, प्रणाम करा, तो पंडित जी ने पहला शब्द यही बोला, दीप्ति चली गई। अब ये जो इनके होने वाले पति हैं, इन्होंने कहा कि दीप्ति चली गई, हम समझे नहीं, कहाँ चली गई? करे गांव में वो मिल नहीं रही है, और बच्चे ने उसको 2-3 जगह देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो संसार में नहीं है। जैसे ही ये सुना, इस लड़के की आंखों में एकदम से आंसू आ गए और कहता है कि आप ये सब मत बोलो, हो सकता है कि वो मेला ही घूमने गई हो और मेले में किसी को ना मिली हो। यहाँ ये इंतजार करते रहे और वहां जानवरों से नौच रहे थे। जब इंतजार करते हुए रात के 2-2:15 बज गए, तो पंडित जी ने कहा कि अब पूरा गांव हम देख चुके हैं, हर किसी को पता है कि गांव में नहीं है, वो हाईवे की तरफ गई है, अब हाईवे को ढूंढना शुरू करो। जो होने वाले पतिदेव थे उन्होंने कहा कि आप सब रुको, हाईवे पे मैं देख कर आता हूँ। भाई पैदल पैदल कितनी दूर तक हाईवे पर आप जाओगे देखने? इसने गाड़ी जैसे ही हाईवे पर लाया और कहीं से यू टर्न करके आया, तो एक जगह बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स और कुछ मतलब था वहां, तो इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी की रोशनी से जब देखा तो दीप्ति मिली से, उसका आधा शरीर कुछ जानवरों के भेंट चढ़ चुका था। इसने उन सबको हटाया और रोते रोते कांपते हाथों से दीप्ति को उठाकर गाड़ी में रखा। इनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनकी गाड़ी गए ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन वापस गांव की तरफ आते देख सबके चेहरे खिल गए कि शायद दीप्ति मिल गई। और इतनी जल्दी वापस लौट रहे तो इसका मतलब यही है, हो सकता है दीप्ति मेले में गई थी और इनको मिल गई। कितनी अच्छी किस्मत है, इनकी जोड़ी सलामत रहे, दोनों हमेशा साथ रहें, दोनों हमेशा खुश रहें, दोनों हमेशा साथ रहें। दीप्ति जा चुकी है, और मैंने पहले भी बताया है कि जबान पर एक बार सरस्वती का वास होता है, वो कोई सा भी समय हो सकता है। जब इनकी गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी तो इन्हें रोता हुआ देख पंडित जी ने कहा कि मेरी बात सच हो गई, जो मैंने कहा था, दीप्ति जा चुकी है। उस लड़के ने कहा कि बच्चों को सभी को घर भेज दीजिए। लेकिन हुआ क्या है बताओगे? उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूं बस वो करिए, बच्चे ना देखें ज्यादा बेहतर है। अब सभी बच्चों के साथ उसका घुलना मिलना था, खेलना, बात करना था। बच्चों ने कह दिया कि नहीं, हम दीप्ति दीदी से मिले बिना नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि आपकी दीप्ति दीदी का सिर नहीं है, देखोगे? क्या बेकार की बात कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? आधा खा रखा है उसे,
खार क्या, बच्चों आप सब घर जाओ। सब बच्चों को भेज दिया। अब यहाँ बड़े लोग थे सब, जैसे ही उसे उठाकर मंदिर के फर्श पर रखा, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि खड़े खड़े गिर गए, बेहोश होने शुरू हो गए कि ये क्या हुआ इसके साथ। भाई जब गांव में आई तब भी कष्ट में आई थी और गई है तब भी कष्ट में गई है। वही भगवान क्या मदद नहीं करते। पंडित जी ने कहा कि भगवान मदद करेंगे और इसको न्याय भी मिलेगा, इसके साथ गलत हुआ है। कुछ चीजें मैं यहां से ना आपको बता नहीं रहा हूं। ये मान लीजिए कि उसके साथ ये ज्वेलरी छीनना और उसे खींचकर बाहर निकालने के अलावा भी कुछ ऐसा हुआ जो कि बताने लायक नहीं है। वो मदद कर सकते थे, बदतमीज लोग मदद कर सकते थे। वो चिल्ला रही थी और बच भी जाती। पंडित जी ने कहा कि सब लोग शांत हो जाओ, मैंने बहुत समय एक तपस्या करी थी, आज उसको मैं लगाकर देखूंगा। तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि पंडित जी क्या आप इसे जीवन दान दोबारा दे सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, बस मुझे देखना है कि आखिरी समय में इसके साथ यहाँ क्या हुआ है, क्या आप देख सकते हो? उन्होंने मंदिर का द्वार बंद करा, उसके बाद कुछ चीजें रखी। ये मतलब भगत तो हैं ही, लेकिन 28 साल इन्होंने तंत्र विद्या को भी समय दिया है। इन्होंने कहा मैं इसी से बात करूंगा। सब लोग इंतजार में थे कि ना जाने अब क्या होने वाला है। जो होने वाला पतिदेव था, उनके माता पिता, बहुत बुरा हाल हो रहा है इन तीनों का। उसे पानी वानी पिलाते हैं, नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी ने अपनी विद्या करी और उसके सिरहाने आकर, खैर उसका आधा सिर, कंधा, गला ये सब खाया जा चुका था। पंडित जी ने उसे बुलवा लिया और उसने एक एक चीज बतानी शुरू कर दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अपने होने वाले पतिदेव के लिए बोलती है कि मैं इनसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में मुझे एक अलग सी खुशी जो मिल रही थी इनसे, और इनके मम्मी पापा को भी मैं बहुत पसंद करती थी। पूरे गांव को मैं बहुत पसंद करती हूँ। अम्मा को मैंने दवाई सही समय पर खिला दी थी, लेकिन अब मैं पहले वाली दीप्ति नहीं हूँ पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि तू हम सबसे क्या चाहती है? तो उसने कहा कि आप सब मेरे से दूर रहो। जब तक मैं थी इंसान तब तक मैं आप सबके साथ ठीक थी, लेकिन अब मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुकी हूं और यहां मेरी मदद करने वाले आपसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, ताकतवर है। पंडित जी ने कहा मुझे भी पता है तू क्या बोल रही है, लेकिन बेटा मुक्ति के लिए हमें क्या क्या चाहिए कुछ बता सकती है? उसने कहा मैंने कहीं जाना ही नहीं है। वो जो लोग हैं ना, उन्हें मैं यहां पर घसीट कर लेकर आऊंगी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। मुझे धन दौलत पैसे की बात नहीं है, लेकिन बाकी जो हुआ वो नहीं होना था। मैं उन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। पंडित जी ने कहा कि बेटा इंसान है गलतियों का पुतला, हर 2 मिनट में किसी से कोई गलती होती है। उसके लिए ईश्वर हैं उन्हें परेशान करने के लिए या उन्हें रिजल्ट दिखाने के लिए। तू क्यों अपने हाथ गंदे करती है? उसने कहा नहीं, अब मैं किसी और ही उसमें हूं। आप पंडित जी दोबारा मुझे कभी बुलाना मत, क्योंकि मैं आपसे जितने आदर सम्मान से बात कर रही हूं, आपने अभी मेरा रूप नहीं देखा। आप जिससे बात कर रहे हो ये दीप्ति इंसान की आत्मा है, लेकिन अब जो इस गांव में प्रवेश करेगी ये प्रेत होगा। और तुम्हें सिर्फ इतनी बात बता रही हूं कि बीच में मत आना। कोई भी पूजा पाठ, तंत्र विद्या, तांत्रिक, अघोरी मुझे उन तीनों से दूर नहीं कर पाएगा। वो तीनों यहां पर कुछ ही दिन में वापस आएंगे और मैं लाऊंगी खींचकर। तब देख लेना पूरा गांव और पहचान लेना कि ये वही 3 हैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था। आप में से किसी के हाथ गंदे नहीं होने दूंगी, जो करूंगी मैं करूंगी। पंडित जी ने कहा कि दीप्ति बस एक बात और पूछनी है कि तू कोई स्थान बता जहां पर हम तेरे लिए कुछ कर पाए। तो उसने कहा कि मैं अब कहीं रुक नहीं सकती, मैं भटक रही हूं। और रही बात बार बार ये जो आप मुक्ति की और मुझे इस गांव से विदा करने की सोच रहे हो, इस गांव से अब दीप्ति कहीं जाएगी नहीं। और हां, आपको आखिरी बार बोल रही हूं कि मुझे दोबारा बुलाना मत, क्योंकि मैं नहीं कोई और आएगा जो कि आप पहचान नहीं पाओगे। और इतना बोला और ये फिर मतलब उसने काफी चीजें बताई पंडित जी को।
पंडित जी ने ये बात सभी गांव वालों के साथ शेयर करी, लेकिन देखिए कुछ लोग माने और कुछ लोग भूल गए कि दीप्ति कौन थी। उन्हें बस अब भूत प्रेत दिख रहे हैं गांव में, कि वो अब प्रेत में बदल चुकी है। अब वो हमारी वाली दीप्ति नहीं रही है, हमारी प्यारी थी और मतलब समझदार थी, एक हमारी कलेजे का टुकड़ा थी गुड़िया। लेकिन अब जो इस गांव में घूमेगी वो एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी है। पंडित जी ने कहा कि उसने साफ कहा है कि मैं दोबारा उसे नहीं बुला सकता, और हाँ, उन लोगों को वो खींच कर इस गांव में लाएगी, अब कैसे नहीं पता। ये जो लड़का है, इसके माध्यम से दीप्ति ने अपने होने वाले सास ससुर से बात करी। इस आदमी की आंखें पलट गईं एकदम, और जब ये देखा तो सभी के मन में वो जो दीप्ति के लिए प्यार था वो डर में बदल गया। इसने आंखें पलटी और अपने माता पिता की तरफ देखकर बोलता है, जिसको सुनने के बाद गांव वालों ने इनको कह दिया था कि कभी गांव में दोबारा मत आइएगा। इसने क्या बोला अपने होने वाले पति के माध्यम से, मतलब कि उसके अंदर आकर वो बात कर रही है। अपने ससुर से बोलती है कि आपके भाई का बेटा है एक, तो बाकी दो जने अभी मैं ढूंढ रही हूं, जैसे ही मिलेंगे आपको सूचना मिल जाएगी। रही बात शादी की, अगर ये किसी से भी शादी करना चाहते हैं तो भले करें, खूब खुशी से करें, मेरी तरफ से कोई अड़चन बीच में नहीं आएगी। लेकिन जब शादी हो तो मेरा स्थान बना कर करना। अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि इनकी शादी कभी नहीं टिकेगी। ऐसा बोलकर ये एकदम गिर गया। पंडित जी ने कहा कि आपका कोई भाई है, मतलब होने वाले जो ससुर थे। उन्होंने कहा हाँ, हमारे घर में ही रहता है और उसके 3 बेटे हैं। कह रहे उनमें से एक बेटा कोई, जैसा दीप्ति ने बताया। कह रहे पंडित जी आप किन चक्करों में आ रहे हो, और ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया ये सब कुछ नहीं होता। आपके बेटे की आंखें क्या रोज पलट जाती हैं? उसने कहा नहीं, ये आपके गांव में कोई दूषित हवा है, कोई हो सकता है कि यहाँ के वातावरण की वजह से ऐसा हुआ हो। अच्छा है कि इस गांव से वो दीप्ति से शादी नहीं हो। कह रहे 1 मिनट, दीप्ति के लिए कोई गलत शब्द नहीं। वो पहले आपको बहुत पसंद आई थी तीनों को, और आज वो जब जा चुकी है तो उसके पीछे आप ये सब बोल रहे हो। उन्होंने कहा ये ऐसा है, मेरे बेटे को उसका जीवन साथी ईश्वर के कृपा से कोई मिल ही जाएगा। उसमें ये कौन होती है हमें समझाने और बताने वाली? उसका स्थान बना दो। अरे कोई स्थान नहीं है। और मेरे भाई के बेटे के बारे में तुम कैसे कह सकते हो? पढ़ा लिखा, और कुछ ही दिन पहले वो बड़े शहर से आया है। पढ़े लिखे लोगों के बारे में सोच समझ कर बोला करो। पंडित जी ने कहा कि अच्छा, पढ़े लिखे लोग, गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आप भाई साहब अपने परिवार समेत यहाँ से चले जाओ, दोबारा इस गांव में आना नहीं। उन्होंने कहा कि गांव में आने का मेरा भी मन नहीं है, और मेरा बेटा यहाँ पर अपना पैर भी नहीं रखे। उन्होंने कहा देख ही जाएगी वो तो, दीप्ति का मन होगा तो आपका वो जो भतीजा है उसे खींच कर लेकर आएगी। उन्होंने कहा हम भी देख लेंगे कि आप क्या कर सकते हो और आपकी दीप्ति क्या कर सकती है। ये जो भाई साहब है ना, यहाँ बहुत कुछ उल्टा सीधा गलत बोलकर चल दिए थे, लेकिन आप किसको बोलकर जा रहे हो? इंसान को समझ आता है, प्रीत को समझ नहीं आता है। दीप्ति ने इनकी गाड़ी यहीं रोक दी। गाड़ी अच्छी खासी लग्जरी, समस्या हो जाती है, लेकिन गांव की तरफ चला रहे हैं तो गाड़ी चल रही है। स्टीयरिंग को टर्न करके गांव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। 2 बार सामने दीप्ति खड़ी दिख गई। वैसी ही हालत है उसकी जैसी हालत अभी मंदिर के फर्श पर देखी थी। अब ये चीज सिर्फ और सिर्फ इनके सास ससुर को दिख रही थी। गाड़ी चला रहा था इनका बेटा, और वो कहता है कि ना जाने क्या ही बात हो रही है कि गाड़ी गांव के अंदर की तरफ कर रहा हूं तो स्टार्ट हो जाती है और चलने लगती है। उसका स्टीयरिंग घुमाता हूं बाहर की तरफ जाने के लिए तो बंद हो जाती है, और हर बार जब भी गाड़ी बंद हो रही है सामने दीप्ति दिख रही है। इस गाड़ी को ना सभी लोग नोटिस कर रहे थे, कि गांव के सभी लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि एक गाड़ी सीधी जाती है, फिर वापस मुड़ रही है, फिर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सबको थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि ये चाहते क्या हैं, गाड़ी मतलब इस गांव से बाहर लेकर क्यों नहीं जा रहे। पंडित जी ने कहा कि कोई समस्या है, मुझे जाकर पूछना चाहिए। गांव के सभी लोगों ने कहा कि पंडित जी आपसे अभी बदतमीजी से बात करी है उन सभी ने, और आप फिर से उनकी मदद के लिए कह रहे। नहीं, मैं मदद दीप्ति की कर रहा हूँ, इन सब की नहीं। हो सकता है कि ये दीप्ति ने इन्हें अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया हो। अरे वो हमारे गांव की दीप्ति है। पंडित जी ने कहा थी,
पहले वो हमारी बिटिया थी, लेकिन अब वो जिस रूप में बदल चुकी है ना, उसको कोई नहीं समझ सकता। इस शक्ति को आज तक अच्छे से कोई नहीं समझ सकता कि प्रेत आखिर चाहते क्या हैं। अभी इसका शरीर यहाँ सामने ही रखा है, मुक्ति नहीं हुई है, ये गांव में ही है। बस मेरे को एक बार जाकर पूछने दो। पंडित जी वहां तक गए, उनके साथ कुछ लोग और भी गए। पूछते हैं इनसे कि कोई समस्या है तो बताइए, हम आपकी मदद करें। हो सकता है आप रास्ता भूल गए हैं, गांव से बाहर जा नहीं पा रहे। अब ये आदमी ने बस इतना कहा कि मुझे प्रेत दिख रहे हैं और मेरे परिवार पर इस गांव की वजह से समस्या आई है। ना हम इस गांव में आते, ना ये प्रेत हमारे पीछे पड़ता। आप तो कुछ कह रहे थे, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आपको कौन दिख रहा है? उन्होंने कहा तुम्हारे गांव की दीप्ति दिख रही है। कितनी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त हमने यहाँ पर आकर अपना रिश्ता तय करा। हमारे बेटे के लिए शहर में क्या लड़कियों की कमी थी? हमने क्यों गलती करी यहाँ पर आकर? अब ऐसे में ये गांव के सभी लोगों ने देखा है, ये सब कुछ सुनकर ना जाने या उसका कोई खेल था। वहीं एक पेड़ के पास नीचे उन्हीं कपड़ों में जिसमें दीप्ति को मंदिर के फर्श पे रखा हुआ है, एक लड़की बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं और तेज तेज रो रही है। गाड़ी से बाहर उतरकर इनके होने वाले पतिदेव भी आए, माता पिता भी उतरे। अब सभी लोग देख रहे थे क्योंकि गाड़ी की रोशनी भरपूर थी, बस उस तरफ नहीं थी। ठीक है, उस तरफ थोड़ी रोशनी थी जिसमें सभी लोगों ने देखा कि एक लड़की है। गांव का एक कोई सदस्य उसकी तरफ बढ़ा और कहता है कि बिटिया क्या हो गया, क्यों रो रही हो, कहाँ की हो, रास्ता भटक गई हो क्या, क्या हुआ है बेटा, आप ऐसे रो मत। पंडित जी ने उसे रोक दिया आदमी को कि ये जो तुम देख रहे हो वो नहीं है। कह रहे मतलब इंसान नहीं है वो, और ये दीप्ति है। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि ये दीप्ति है, वो हंसने लग गई। यहाँ पंडित जी ने तेजी से पूछा, दीप्ति चाहती क्या है, एक बार बता दे हमें। तो उसने कहा बस मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, मेरी मदद करेंगे? अपने होने वाले पतिदेव का नाम लेकर बोला। तो इस लड़के को बोला पंडित जी ने कि आप दीप्ति से अगर प्यार करते हैं और उसके जाने के बाद भी मदद करना चाहते हैं तो वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन पंडित जी कैसे बात करना चाहती है? अभी हम उसका वहां शरीर देख कर आए हैं, आप कह रहे हो कि वो बात करना चाहती है और ये सामने जो बैठी है लड़की दीप्ति नहीं है। उसने दोबारा से कहा कि मैं दीप्ति ही हूं और बिना बात करे यहां से जाने नहीं दूंगी। दीप्ति क्या चाहती हो मेरे से? तो सभी को बोला उसने कि लौट जाओ, सब लोग लौट जाओ। अब सभी लोग मंदिर के ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे और ये भाई साहब डरते डरते, क्योंकि हाँ ये दीप्ति से प्यार भी करते थे, उसका मान सम्मान भी करते थे। और बताऊंगा इनके बारे में आगे कि इन्होंने दीप्ति के लिए क्या क्या किया, जबकि वो तो जा चुकी थी, प्रेत थी और उसके लिए मदद करने का बनता नहीं था ना। अपने शादी करते, मूव ऑन करते, आगे बढ़ जाते। लेकिन इन्होंने जो किया एक्सपेक्टेड नहीं था। ये यहाँ से डरते हुए, भाई प्रेत है सामने, डरते हुए उस तक पहुंचे। वो जमीन पर बैठी हुई थी, उसने घुटनों पर अपना सिर रखा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और बस कहती है कि मेरे चेहरे की तरफ मत देखना, जमीन देखते हुए बात करना, बस मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं जो कहोगी वो करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा आपने जो बोल दिया बस उतना ही सुनना चाहती थी, मुझे एक बार बस आपको देखना है, फिर आप जा सकते हो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दीपक की आंखों में आंसू थे, उसने चेहरा नीचे कर रखा था और इनका ये कहना है कि शायद हो सकता है कि जब उसने चेहरा ऊपर किया था तब मुझे वो आवाज़ें आनी शुरू हुई, चीखने की, चिल्लाने की, रोड के आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, ब्रेक लगना, किसी लड़की का चिल्लाना, ये सब सुनाई दे रहा था और एक अजीब सी घुर्राहट भी सुनाई दे रही थी। कुछ 3-4 सेकंड के लिए ये सब कुछ हुआ था। तभी पंडित जी ने तेजी से इनको, भाई साहब को आवाज़ दी और कहा कि लौट आओ, वो जा चुकी है। अब इन्होंने जब चेहरा ऊपर करा तो वहां कोई भी नहीं बैठा। ये यहाँ से बार बार पलटकर उसे देखते हुए अपने माता पिता के पास लौटे कि दीप्ति की कोई गलती नहीं है, जरूर किसी ने उसके साथ गलत किया है। पंडित जी ने कहा कि जो जो मैंने देखा, जो दीप्ति ने मुझे बताया वो मैंने आपके साथ, लेकिन पंडित जी हम प्रेत की बात को सुनकर या आपकी बातों को सच मानकर पुलिस के पास तो नहीं जा सकते, उन्हें सबूत चाहिए कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ, अपने मन से कहानी बना रहे हो। क्या हम उन लोगों पर पुलिस की मदद से कुछ करें? आप क्या साबित कर दोगे? जब प्रेत वाली बात आती है ना बीच में, तो पुलिस, कोर्ट, कोई कुछ नहीं करता और कर भी नहीं सकता। अगर उसकी मुक्ति हमारे द्वारा हो जाए तो इससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं होगा।
इस गांव की बिटिया है और हम सभी का फर्ज है कि कल अच्छे से उसका संस्कार किया जाए। आप तीनों अपने घर जाइए। पंडित जी, आप सुबह कितने बजे लेकर चलोगे? मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा, दोबारा इस गांव में मत आना। न जाने वो कैसे अपने आप को रोके बैठी होगी। अगर उसने अपना प्रेत रूप तुम्हें दिखा दिया तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि प्रेत कब प्रसन्न है कब रुष्ट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसकी मुक्ति के लिए हमें ये काम करना जरूरी है। मम्मी पापा ने भी यही बोला कि नहीं बेटा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा इस गांव से नाता खत्म हो गया। जिस वजह से हम जुड़ रहे थे, अगर अब वो वजह ही नहीं है तो गांव में आना बनता नहीं दोबारा। अब ये तीनों वापस गाड़ी में बैठे और गाड़ी में जैसे कोई कभी कोई समस्या थी ही नहीं। गाड़ी गांव से बाहर चली गई। पंडित जी ने सभी से कहा कि आप सब घर चले जाओ, मैं गुड़िया के पास बैठूंगा। लेकिन यहां से कोई जाने को तैयार नहीं। सबकी आंखों में आंसू और पुरानी यादें थी दीप्ति की, और सब लोग बार बार उसकी पुरानी बातों को याद कर करके रोने लग गए। पंडित जी ने कहा कि एक बात बताऊं आपको, अगर उसके जाने के बाद आप यहाँ पर आंसुओं के साथ खड़े हो ना, तो मुक्ति नहीं मिलती है। ये तो खैर गरुड़ पुराण में भी लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो तो। अगर आप आंसू बार बार ला रहे हो, वो तो नेचुरल है, किसी के अपने के जाने के बाद ऐसा होता है। लेकिन कहते हैं कि स्वर्ग के लिए, मुक्ति द्वार के लिए, उसके बीच में ये आंसू स्पीड ब्रेकर्स बन जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और वो फिर रुष्ट होकर आपको अलग रूप में दिख भी सकते हैं, जिसे हम डर कर प्रेत बोल देते हैं। होता है, किसी से पूछेगा, मेरी बातें सब हवाई हैं, ठीक है, मेरी बातों में सच्चाई है ही नहीं 1% भी, सिर्फ मन से जो कहानियां हैं वो बनाए चला जा रहा हूं। फिर भी किसी पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि क्या गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा भी है, ये जो बकवास कर रहा लड़का, पूछ लेना। हवा में बातें करनी हो तो एक दिन में आपको 5-6 वीडियो दे दो, बैठ के बोलना ही तो है, कुछ भी बोल दो। लेकिन अपने से ये होता नहीं है, अपने से जो होता है वो कर रहे हैं। अगर इसमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, लाइक किया है नहीं किया है प्लीज करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बाबा एक एक वीडियो को प्रोसेस करने में। वो तो खैर सभी के साथ है, मैं कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत लग जाता है। वो सब एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, बैठे और बोलकर चले गए। यहाँ बहुत कुछ तैयारी करके बैठना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। होता क्या है कि पंडित जी के लाख कहने के बाद भी इस गांव से कोई नहीं हिला, कोई नहीं जाएगा। सभी लोग मंदिर के आसपास वहीं बैठ गए कि अब सुबह यहीं बैठे बैठे होगी और यहीं से हम लेकर चलेंगे। अब सभी लोग बैठे हुए थे, न जाने कैसे झपकी आई या क्या हुआ। पंडित जी एकदम कहते हैं कि दीप्ति कहाँ गई। सब लोग जो सामने बैठे थे, वो मतलब मंदिर की जो सीढ़ियां थी, 5-6 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो फर्श था जिस पर गुड़िया को रखा हुआ था। सब लोग घबरा गए देखकर कि पंडित जी आपके सामने ही तो थी। कह रहे मैं यहीं बैठा हूं ठीक इसके सामने। हल्की सी आंख क्या लगी और मुझे समझ नहीं आया, वो तो कुछ सरसराहट सी हुई है। दीप्ति कहाँ गई? सब लोग दीप्ति को ढूंढ रहे हैं, उसका शरीर नहीं मिले। और अगर शरीर नहीं तो संस्कार कैसे होगा, और संस्कार नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? यानी वो प्रेत अपने शरीर को ले गया यहां से। पंडित जी और पूरा गांव मिलकर अब पहले दीप्ति को ढूंढ रहे थे, अब जिस दीप्ति का संस्कार करना है उसे ढूंढ रहे हैं। किसी को कभी हंसी सुनाई दे रही है, कभी किसी को मैं यहां हूं दीप्ति की आवाज सुनाई दे रही है। यानी वो अब इस गांव में खेल कर रही है। पंडित जी ने हर किसी से कहा कि अपने हाथों में या तो आपको नील कटर जैसा कुछ भी उन्होंने जो बताया होगा, वो माचिस की तीली वगैरह रखनी है। जितने भी लोग यहाँ ऐसे हैं, मेरी बिटिया जो गर्भवती हैं वो घर लौट जाएं अभी। जितने भी बालक हैं वो सब लौट जाएं। और जितने भी आदमी ऐसे हैं, न जाने उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, एक पर्टिकुलर राशि के बारे में बोला था, जैसे होती है ना कर्क है, वृश्चिक है, ऐसे एक राशि के बारे में बोला था जो उस राशि के हैं लौट जाएं। मैं वो यहाँ से राशि डिस्कस नहीं कर रहा, फिर मुझे सवाल करा जाएगा कि नितिन क्यों इस राशि वालों को कहा कि आप यहाँ से लौट जाओ। तो मेरे पास उसका आंसर नहीं, तो मैं उसे अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ से काफ़ी लोग वापस हो गए, लेकिन एक महिला जिसका मतलब अभी प्रेग्नेंट है और वक्त है कम से कम 2-2.5 महीने का, वो ये कहने लगी कि मेरे को समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ जो दाई माँ हैं जो सभी की मदद करती हैं, उन्होंने कहा पंडित जी को देखकर कि क्या ये वो हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है।
अब दाई माँ ने उनके मदद करी और समस्या किसी और वजह से हो रही थी, आप समझिएगा। उनके पैरों के अंगूठों पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई गई, उनके सिरहाने कपूर रखा, दर्द नॉर्मल हो गया। साइंस अपनी जगह है, लेकिन ये शक्तियां साइंस से आगे नहीं तो बराबर भी समझ लो। पूरे गांव में हर किसी को एक एक बार ये दीप्ति के आसपास होने का महसूस हो चुका है। डर की वजह से आधे लोग और चले गए। पंडित जी के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ 12-15 लोग थे। पहले दीप्ति को जब ढूंढ रहे थे तो एक चिंता थी, अब दीप्ति को ढूंढ रहे हैं तो मन में डर है। पंडित जी ने कहा, एक काम करिए, आप सब अपने परिवार के पास लौट जाइए, मैं अपने परिवार के पास लौटता हूँ। पंडित जी, आपका परिवार? मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मैं मंदिर की तरफ लौटूंगा। और किसी को भी अगर दीप्ति मिलती है तो उसके सवाल का जवाब मत देना। वो आपसे कुछ भी कहती है, पूछती है, कोई जवाब नहीं देना, आपको बात ही नहीं करनी अगर दिख जाए तो। और ये जो 11-12 लोग हैं, इन सभी का ये कहना था, पंडित जी को अगले दिन सुबह आकर जब बता रहे थे कि सबको दिखी है, हमारा नाम लेकर बोलती है कि भैया रुको तो सही, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलवा दो। और किसी से कुछ कह रही है, किसी से कुछ कह रही है, किसी के घर वालों का नाम लेकर बोलती है कि उन सभी को मैंने कुएं में जाकर धकेल दिया है, बचाना है तो मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा, ये दीप्ति बदल गई है, ये वो दीप्ति नहीं है। हमारी दीप्ति के शरीर पर कोई और दुष्ट आत्मा है जिसने अपना पकड़ बना ली है। हमारी दीप्ति हमारे गांव के किसी भी सदस्य के लिए कभी ऐसा नहीं सोच सकती। और मैं बहुत देर से ये चीज़ सोच रहा हूँ कि दीप्ति ये नहीं है, हमारे दीप्ति के शरीर को किसी और प्रेत ने गायब किया है। अब यहाँ होता क्या है कि पंडित जी मंदिर पर आकर बैठे थे। अब ये चिंतित भी थे कि ये जो हो रहा है गांव के लिए ठीक नहीं है। इनके दिमाग में एक बात आई कि कोई मित्र था जब ये इस विद्या को कर रहे थे, वो भी इनके साथ सीखता था, करता था, इनका शिष्य था, लेकिन वो उसी विद्या को आगे कंटिन्यू करता रहा, मतलब कि वो तांत्रिक बन चुका था। उसकी मदद लेनी ज़रूरी है, मुझे उसके पास जाना ज़रूरी है। ये सीढ़ियाँ उतर कर बस उनके पास जा रहे थे, वो जो गांव के मुखिया नहीं है, क्योंकि उनके पास गाड़ी है और जिस जगह जाना है वो थोड़ा सा दूरी पर था, उनकी परमिशन लेकर ये जा सकते थे, क्योंकि वो भी मदद के लिए यहाँ गांव में सभी के साथ भटक रहे थे। अगर उनसे कहा जाएगा कि आपकी ज़रूरत है और आप क्या मदद कर सकते हो, तो वो पीछे नहीं हटते। ये 3-4 कदम सीढ़ियाँ मतलब उतरे ही थे, तभी वो तांत्रिक सामने आया। मुझे याद किया था तुमने, बता देते तो मैं पहले आ जाता। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तू यहाँ कैसे है। उसने कहा, मुझे बहुत देर से चिंता हो रही थी, बस यहाँ आने में जो समय लगा वो लगा, और शाम से मन थोड़ा खराब हो रहा था। गांव में सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा, कुछ ठीक नहीं है, गांव की सबसे प्यारी बिटिया हम सबको छोड़कर जा चुकी है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम दीप्ति के बारे में बात कर रहे हो, तुम जानते हो दीप्ति को? अरे अरे, हमारे गांव में भी उसकी बातें होती हैं कि पूरे गांव का लाड़ प्यार है दीप्ति, शान है दीप्ति, नाक है इस गांव की दीप्ति। क्या हुआ गुड़िया के साथ? उन्होंने बताया कि उसके साथ बहुत खराब हुआ है, सब कुछ जो उन्होंने बताया। जब तांत्रिक जी ने ये सारी बातें सुनी तो कहते हैं कि मैं आपके मंदिर में बैठकर तो ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई ऐसा स्थान दिखाइए जहां पर लोग मुझे ना देखें। उन्होंने कहा, इस मंदिर के पीछे बहुत सारी ऐसी जंगल जैसी जगह है, आप वहाँ कर सकते हो, बस मुझे ये बता दो कि दीप्ति का शरीर कहाँ पर है और फिर हम उसे अगले दिन संस्कार के लिए ले जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर उसने शरीर छुपा दिया है, जो भी प्रेत उसके माध्यम से काम कर रहा है, तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो पेड़ के आकार में उसके पास खड़े कर देंगे तो नहीं समझ आएगा, वो पेड़ के ऊपर लटका देंगे, वो किसी की छत पर रख देंगे, क्या करोगे? आप अभी जिस काम को मैं आया हूं वो करने दीजिए, बस मुझे ये पता लगाना है कि ये है कौन। उन्होंने अपनी विद्या जब करी तो पंडित जी को बताया कि हाँ, ये दीप्ति नहीं है। दीप्ति को तो उसने बांध के बिठा रखा है, वो बस गुड़िया रोए जा रही है, और उसके माध्यम से एक कोई दुष्ट प्रेत है, एक चुड़ैल है, जो कि इस गांव में हर किसी को परेशान करने वाली है। इस गांव में किसी की शादी होने वाली है क्या? उन्होंने कहा, दीप्ति की शादी थी, उससे पहले किसी की शादी हो रही है। अब पंडित जी ने कहा कि हाँ, एक गुड़िया और है, उसकी 2-1 दिन में शादी है। क्यों? कह रहे ऐसा है कि ये इस गांव की किसी भी गुड़िया की शादी नहीं होने देगी, पहली बात। दूसरा, दीप्ति को ये मोहरा बनाकर काम कर रही है। आप सभी की नजर में बुरा कौन बन रहा है? गायब किसका शरीर हुआ था? प्रेत आत्मा कौन बन चुकी है? दीप्ति। लेकिन ये वो नहीं है। जिस गुड़िया की शादी है उसमें एक सुहागन के तौर पर पूरी थाली इसकी तैयार कराओ।
जिस प्रेत को मैं देख रहा हूं, अगर एक बार के उतारे में वो पकड़ में आ गई तब तो हो पाएगा, वरना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप तो काफी विद्या जानते हो। कह रहे हम सभी की एक लिमिट होती है और उसके पीछे फौज है। अभी ये दोनों ना बात कर ही रहे थे, पंडित जी और तांत्रिक, तभी गांव के बहुत सारे लोग मतलब मंदिर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, चिल्लाते हुए, पंडित जी दीप्ति हमारे घर में, पंडित जी हमारे घर। पंडित जी ने और तांत्रिक जी जो अपना विद्या कर रहे थे, इन दोनों ने वहां पर वो जो चीजें थी वो सब एक साइड करी और मंदिर के सामने गेट के आकर खड़े हो गए। सब लोगों के चेहरे पर डर था। पंडित जी हमारे घर में दीप्ति बैठी हुई है और आप चलिए हमारे साथ। पंडित जी ने कहा आप सब अपने आप को सुन रहे हो? तुम भी कह रहे हो तुम्हारे घर में दीप्ति बैठी है, तुम भी कह रहे हो, ऐसे क्या कैसे हो सकता है? कह रहे हाँ हमें ये पता है कि दीप्ति अब प्रेत बन चुकी है और हमारे घर में है वो, हम घर में नहीं रुक सकते, हमारी मदद करिए। उन्होंने तांत्रिक की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना उसके साथ फौज है, उसने हर घर में एक बैठा दिया। बहुत जरूरी है दीप्ति के शरीर को ढूंढना। अब पूरे गांव के लिए एक चैलेंज आ गया था। पंडित जी ने और इन तांत्रिक साहब ने हाथ जोड़ दिए कि हम सबको मिलकर सुबह होने से पहले दीप्ति का शरीर ढूंढना है और सही समय रहते हमें क्रिया कर देनी है, क्योंकि दीप्ति ये सब नहीं कर रही है। आप सभी को ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि दीप्ति की आत्मा पर किसी दुष्ट आत्मा ने अपनी पकड़ बना ली है और हम सभी को जो दिख रही है करती हुई वो दीप्ति, लेकिन वो है नहीं। एक अम्मा जी वो रोए रोए बोल रही थी कि मैं तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि मेरी दीप्ति इस गांव के लिए गलत सोच सकती है। आप ही बड़े लोग कुछ बोल रहे थे तो बस मान रही थी, लेकिन अब जाकर यकीन हुआ कि मैं गलत नहीं थी। अब सब लोगों ने, देखिए डर तब भी रहे थे, डर अब भी रहे हैं, लेकिन अब दीप्ति के लिए इनके मन में वो डर कम और हमारी गुड़िया के साथ कुछ गलत ना हो ऐसा ज्यादा हो रहा था। ये जो तांत्रिक साहब हैं इन्होंने पंडित जी से कहा कि कोई तुम्हारे गांव में एक ऐसा घर है जो कि बंद पड़ा है बहुत समय से, उसकी छत पर दीप्ति का शरीर है। उन्होंने कहा आप पक्का कह रहे हो? ये मतलब आप यकीन है? उन्होंने कहा बिल्कुल यकीन है। पूरे गांव से कहिए कि उस घर के आसपास गोला बना ले दीप्ति का शरीर, हो सकता है कि वो दोबारा लेकर वहां से चली जाए, क्योंकि मैंने देख लिया है। गांव के सभी लोगों को पंडित जी ने चिल्लाकर कहा कि उसके घर के आसपास खड़े हो जाओ, हम भी आ रहे हैं, सब लोग वहीं चलो, सब लोग वहीं चलो। तो सभी लोगों ने पंडित जी की बात को अहमियत दी और उस घर के सामने आ गए। अब देखिए इन सभी ने मदद के तौर पे किसकी मदद कर रहे हैं? जो दुनिया से जा चुकी है। मदद के तौर पे इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और उस घर के सामने एक सर्कल, सेमी सर्कल सा बना लिया। पंडित जी और तांत्रिक जी भी आए। कहा कि कोई भी इंसान ऐसा है जो कि इस मकान पर बिना भीतर जाए चढ़ जाए। समझ रहे हो कि मकान पे बाहर से ही आपको चढ़ना है। अब चढ़ने वाले तो यहाँ बहुत सारे हैं कि इस मकान पे कोई दिक्कत नहीं, हम चढ़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? दीप्ति है ऊपर, उसे लेकर आना है। लेकिन पंडित जी हम लेकर कैसे आ सकते हैं? चलिए हम चढ़ भी गए तो उसको लेकर ऊपर से कूद थोड़ी ना सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप छत पर पहुंच गए तो उसके बाद नीचे से यहाँ से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से ही लेकर आना है, यही एक तरीका है। अब इनमें से एक ने हिम्मत करी, जिसकी अम्मा जी को ये दवाई खिलाने जाती थी उसने, कि मेरी बेटी है, मैं उससे नहीं डरूंगा, मैं जाऊंगा। ये छत पर जब पहुंचे तो कहते हैं कि इसके आसपास तो बहुत सारी औरतें बैठी है। दीप्ति तो है यहाँ पर जमीन पर लेटी हुई है पंडित जी, लेकिन 4 औरतें हैं जो इसके आसपास बैठी हुई हैं। तांत्रिक साहब ने कहा कि आप वापस आ जाओ, कुछ मत करना, बस यहाँ से वापस आ जाओ अभी। इस आदमी ने मतलब जब उतर रहा था तो 1-2 औरतों का चेहरा देखा था, समझ ही नहीं आया कि इंसान थे ये क्या थे। आकर इसने सबको बताया, इसे पानी वानी पिलवाया गया। तांत्रिक साहब ने कहा कि अब जो लास्ट होता है वो मुझे यहाँ शुरुआत में करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मंगाई इन्होंने, दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवा कर जब ये यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे तो पूरे गांव का सपोर्ट था, लेकिन ये डर न जाने पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था। आवाज आ रही थी ऊपर बहुत सारी औरतों की, आ रहा है, आ रहा है, ये आ रहा है, अब ये आ रहा है, ये यहाँ खड़ी हो जा, यहाँ खड़ी हो जा। ये गांव वालों ने सुना। पंडित जी से पूछ रहे हैं कि पंडित जी ये सब कौन है? कह रहे इनमें से कोई भी इंसान नहीं है जो भी तुम आवाजें सुन रहे हो। सब तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। जब ये छत पर आए तो यहाँ कुछ नहीं, एक कोने में दीप्ति बैठी बस रो रही थी। तांत्रिक साहब ने एक लाइन बनाई और सभी को बोल दिया कि आप बस इसके पीछे रहो, सारे जने, कोई बाहर मत आना। वो खुद बाहर आए, अपने सामने कुछ बनाया और कहा कि यहाँ बैठ जा। वो तांत्रिक जी के सामने आकर बैठी।
और उसने जब अपने बालों को इस तरह से किया तो कहा जाता है कि 3-4 लोग तो ऐसे थे जो कि वहीं पर गिर गए उसे देखकर। उसकी एक आंख नहीं थी, एक तरफ का सारा चेहरा चबाया हुआ था। वो जैसे ही इनके सामने आकर बैठी, तांत्रिक जो थे उन्होंने पंडित जी की तरफ देखा और कहा कि आप तैयार रहिएगा। उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जैसे ही तुम कहोगे तभी मैं काम करूंगा। अगर ये दोनों यहाँ नहीं होते तो इस गांव में शायद कुछ और ही मंजर हो जाता, इतना भयानक कि सोच भी नहीं सकते। जो तांत्रिक साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो गुड़िया है इस पर से तेरे को हटना है और इसकी मदद करनी है, इसने तेरे को इतना समय दिया, तू काफी देर से इस पर खेल रही है ना, तो इसकी मदद के लिए तू कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा उसे तो मैं चबा चुकी। मैंने दीप्ति के शरीर पे आने से पहले दीप्ति से कहा था क्या चाहती है, तो उसने मुझे कहा कि जिसने मेरे साथ गलत किया बस वो नहीं देखना चाहती, और मैं उसे चबा चुकी हूं, जाकर पता कर ले। और अब मैं क्योंकि अपना वादा पूरा कर चुकी हूं तो यहां से जाऊंगी नहीं। दीप्ति तू बता, मैं यहां रह सकती हूं ना? अब ये दो दो आवाज में बात कर रही है। ये दीप्ति का शरीर है जो कि सभी ने देखा है, यहाँ के लोगों ने। हाँ आप रह सकती हो, ये दीप्ति की आवाज थी। लोग एकदम चिल्लाने लगे, हमारी गुड़िया वापस आ गई, हमारी गुड़िया ठीक हो गई, तांत्रिक जी ने ठीक कर दी, पंडित जी ये कैसा कमाल है, ये चमत्कार है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है ये भाई, ये अभी प्रेत ही बोल रहा है जो तुम सब सुन रहे हो। और हाँ, इनमें इतनी ऊर्जा है कि आप साक्षात सामने बैठी है ऐसा लग रहा है, ये अपनी ऊर्जा से अपने आप को दिखा पा रहा है। ये जो तांत्रिक साहब थे, इनमें ना एक ऐसी भी कला होती है कि प्रेत के सामने बहरूपिया बन सकते हैं। समझ रहे हो, बात तो सामने बैठ के कर रहे हैं लेकिन वो कब उसके दाएं बाएं चले गए उसे पता भी नहीं चलेगा। और अगर प्रेत के सामने बैठकर कोई सवाल जवाब कर रहा है तो प्रेत उस पर खेल सकता है, लेकिन अगर उसके कोई दाएं बाएं है तो वो नहीं खेल पाता। ऐसा मुझे इस कहानी से पता चला। पंडित जी ने अपनी जगह छोड़ी और उसके ठीक बराबर में आकर बैठ गए। आने के बाद सामने पंडित जी बैठ गए, यानी उस प्रेत को तो वही दिख रहे हैं बैठे हुए, लेकिन सामने बैठा कोई और है। अब तांत्रिक साहब ने उसके चारों तरफ एक गोला बना दिया। गोला बनाने के बाद कुछ चीजें और रखी गई। उसके बाद ये हंसने लग गई कि ये जो तू कर रहा है इससे क्या मुझे रोक लेगा? तुझे दीप्ति का शरीर नहीं मिलेगा, जब संस्कार नहीं होगा तो लेकर कैसे जाओगे? मुक्ति नहीं होगी, और मुझे मुक्ति चाहिए भी नहीं। ये जो तू कर रहा है मेरी मुक्ति के लिए कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी वजह से जो तुम्हारी फौज है तुमने रोक रखी है ना, उनकी मुक्ति के लिए किया है। जब तेरे मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जब तेरे सपोर्ट में कोई होगा ही नहीं तो उतनी भारी नहीं हो सकती तू जितनी अभी हो रही है। पंडित जी ने और इन तांत्रिक साहब ने वो जो इसके साथ बहुत सारी औरतें थीं जिन्हें इसने रोक रखा था ना जाने कब से, उन सभी की मुक्ति करवाई। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने ऐसा धुआं उठता देखा ही नहीं जैसा यहाँ पर जब ये कर रहे थे धुआं उठ रहा था, उसके कलर वगैरह चेंज होते देखे लोगों ने। इसको चिल्लाना देखा, इसको जमीन पर बार बार गोल गोल घूम रही है उस तरह से देखा। जब ये सारी चीजें इन्होंने देख ली तमाम आधे घंटे के बाद, तो एक चिल्लाने की आवाज आई कि तुम मनहूस हो, तुम्हारा गांव मनहूस है, तुम सबकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया। गांव के लोगों ने छत पर जाकर कॉर्नर पे झांक के देखा तो जिनसे शादी होने वाली थी उनके माता पिता और एक ड्राइवर था। पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते तुम्हारी गुड़िया खा गई मेरे भाई के बेटे को, दुर्घटना में वो नहीं रहा। अब सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, तांत्रिक ने उन्हें देखा, कह रहे वो ठीक कह रही थी। दीप्ति के शरीर पे आने से पहले जिसने उसके साथ तमाम गलत काम किए थे उसको वो खा चुकी है। सभी ने, गांव के लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि इसमें हमारी गई गुड़िया की कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी जो हुआ। अब हमने जो जो सुना है आपके बेटे के बारे में वो क्या ठीक है? हमारी गुड़िया इंसान नहीं थी क्या? आप यहाँ से चले जाओ वरना गुस्सा तो हम सबको भी आ सकता है। इनको दोनों को यहाँ से भेज दिया। और वो जो पतिदेव हैं उन्होंने आज तक शादी नहीं करी है। उन्होंने एक स्केच आर्टिस्ट से अपनी दीप्ति की शक्ल बनवाई है, अपने घर में रखते हैं और उससे बात करते हैं। कहा जाता है कि वो भी रिप्लाई करती है। और ये बहुत सारी बातें इन्होंने ही बताई हैं, इनके पतिदेव ने। जो जो दीप्ति ने इस गांव की शुरुआत से महसूस करा इन्हें सब बताया है।
यहाँ तांत्रिक और पंडित जी जब अपना पूजा पाठ कर रहे थे, उस वक्त जो धुआं उठ रहा था वो तमाम इतना हो गया कि यहाँ कोई कुछ नहीं देख पा रहा था। जब धुआं छटा तो देखते क्या है कि सामने दीप्ति का शरीर नहीं है। तांत्रिक साहब ने पंडित जी से कहा कि दीप्ति अपनी जगह पहुंच चुकी है, अब सभी लोग मंदिर पर पहुंचो। जब सब लोग ये मंदिर पहुंचे तो हाँ, दीप्ति का शरीर वहां रखा हुआ था। सुबह तक यहाँ से कोई नहीं हटा। सुबह हुई, पूरे विधि विधान के साथ इसका संस्कार किया गया। उसके बाद कहा जाता है कि दीप्ति इस गांव की रक्षा करती है। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा के फैक्ट्स। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।